नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। नौकरियों के दमदार आंकड़ों से शुक्रवार को चढ़े अमेरिकी बाजार। डाउ में 1% की तेजी। नैस्डैक, S&P 500 रिकॉर्ड ऊंचाई पर। एशिया में अच्छी शुरुआत। हीरो मोटोकॉर्प के नतीजे आज। मुनाफे में 17% और आय में 10% बढ़त का अनुमान। मई में दाम बढ़ाने से सुधरेगा मार्जिन। आइडिया सेल्यूलर के नतीजे भी आज। मुनाफा 15% गिरने की आशंका, हालांकि डेटा वॉल्यूम्स में 37% बढ़त की उम्मीद। कम होते हुए भी इतना आना चाहिए कि जिससे राज्य अपना खर्चा और अपने विकास कार्यों को न रोकना पड़े। आवाज से खास बातचीत में वित्त मंत्री ने दिए संकेत। जीएसटी के बाद घटेगा टैक्स का बोझ, लेकिन राज्यों से बातचीत के बाद ही होगा रेट का फैसला। आज लोकसभा में पेश होगा जीएसटी बिल। और तीसरे दिन भी खाली रही रियो में भारत की झोली। तीरंदाजों और शूटर्स के निशाने चूके। महिला हॉकी में जापान को 2-2 से ड्रॉ पर रोका। पुरुष हॉकी में आज अर्जेंटीना से भिड़ंत। और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और अक्रॉस ग्लोब आपको हर निशान के साथ कामकाज नजर आएगा। अमेरिका से शुरुआत करी आज। 1% का उछाल, डाउ में 190 अंक की बढ़त। और हमने हेडलाइन में कहा S&P और नैस्डैक अब तक के सबसे उच्चतम स्तरों पर। आपको याद होगा शुक्रवार को जब हम डिस्कस कर रहे थे, हमने कहा था जॉब्स रिपोर्ट आने वाली है शाम को, और शुक्रवार शाम को रिपोर्ट बहुत मजबूत आई, इसीलिए अमेरिका में इतनी तेजी थी। यूरोप को उसका फायदा मिला। मजबूती के साथ वो मार्केट्स बंद हुए और आज एशिया की भी मजबूत शुरुआत होती हुई। जापान के मार्केट्स तो 1.5-2% का उछाल। SGX निफ्टी दिखा रहा है कि इस हफ्ते की शुरुआत हमारी भी पॉजिटिव नोट पे होने वाली है। 0.5% की बढ़त की इंडिकेशंस वहां से आते हुए। CNBC आवाज के मार्केट सेक्रेटरी अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में आज खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। तो रणनीति क्या होगी अनिल से मैं आगे डिटेल में समझूंगा, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट है ग्लोबल संकेत। और जो मैंने शुरुआत में ही कहा कि पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं इक्विटी मार्केट्स झूमते हुए, हर निशान के साथ कामकाज होता हुआ। सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी और आवाज के सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी के पास। नीरज जी, पूरी तरह से जॉब्स रिपोर्ट का फायदा, क्या रिपोर्ट की हाइलाइट्स है? गुड मॉर्निंग आशीष। और बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा था कि जॉब डेटा जो आएगा वो कैसा आएगा, तो उसने सरप्राइज किया है। 1990 के बाद से पहली बार इतना जबरदस्त डेटा आया है कि 1,80,000 के अनुमान के सामने 2,55,000 का आंकड़ा आया है, जो बहुत ही इंकरेजिंग। वहां के तमाम एनालिस्ट, तमाम इकोनॉमिस्ट इस बात को लेकर के बहुत बुलिश है कि ये एक रिवाइवल का पक्का संकेत माना जा सकता है, क्योंकि जो डेटा है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर सारे डॉट्स को जोड़ें आशीष, तो जो इससे पहले रिजल्ट सीजन वहां चल रहा था, तमाम फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियां, जो ओल्ड इकोनॉमीज कंपनियां हैं, जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, जबरदस्त नतीजे दे रही थी। तभी जो छोटे छोटे अंदाज लग रहे थे कि इकोनॉमी में एक तेजी से सुधार देखने को मिल रहा है, और उसका जो आंकड़ा सामने आया वो साफ संकेत करता है कि रिवाइवल है, जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। इसका मतलब इकोनॉमी में रफ्तार दिख रही है। इसीलिए डाउ जोन्स बढ़िया रफ्तार दिखाई, उसने 1% ऊपर हुआ। नैस्डैक, S&P तो लाइफ हाई पे फिर से जाके बंद हुए, और इसका असर यूरोपियन मार्केट्स में देखने को मिला, और वहां पे भी शानदार तेजी के साथ बाजार बंद हुए। अब इंपॉर्टेंट ये है कि क्या इस आंकड़े से फेड कोई क्यू लेगा। तो जो लेटेस्ट सर्वे दिख रहा है वहां पे केवल 18% लोग मानते हैं कि सितंबर की जो बैठक है फेड की, उसमें शायद हो विचार। यानी अभी भी लोग ये मानते हैं कि फेड थोड़ा और इंतजार करेगा, थोड़ा और डेटा एनालाइज करेगा, तब शायद कोई फैसला लेगा। तो कुल मिला के बाजार के लिए एक अच्छी दिशा है। और क्रूड जो लगातार नीचे आ रहा था, उसने भी 144 के आसपास अपनी एक बेस बनाया, स्टेबल दिखाए। और गोल्ड, जो उम्मीद थी कि क्रूड क्रेडिट इक्विटी चलेगा तो गिरेगा, तो उसमें एक अच्छी गिरावट देखने को मिली। ओके, तो अमेरिका के बेहतरीन जॉब्स रिपोर्ट आती हुई जुलाई महीने की 2,55,000 नए जॉब्स उस महीने जुड़े। 1,50,000 से 1,80,000 के अनुमान आ रहे थे। लोग डर रहे थे कि ब्रेक्जिट का खतरा होगा, अमेरिका में इलेक्शन से पहले प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स कम जुड़ेंगे। तो उसके विपरीत ये जॉब्स आंकड़े बहुत स्ट्रांग है, जिसे नीलर हाईलाइट कर रहे हैं। ये लगातार 50वां महीना, 85th मंथ है जब अमेरिका में जॉब्स जुड़ते हुए नजर आए मंथ ऑन मंथ, जो कि 1990 के बाद, 1991 के बाद पहली बार इतना लंबा जॉब जुड़ने के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। तो ये अब भरोसा दिला रहा है कि अमेरिकन इकोनॉमी एटलीस्ट पटरी पर आती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक डर लग जाता है
कि क्या ब्याज दरें बढ़ेंगी, तो नीरज हाईलाइट करते हुए कि सिर्फ 18% अर्थशास्त्री मानते हैं कि सितंबर में ब्याज दरें बढ़ने के सिलसिले की एक बार फिर से शुरुआत होती हुई नजर आए। तो शायद अभी इस समय डरने की जरूरत नहीं है और अमेरिकन इकोनॉमी जो पटरी पर आ रही है उसी का फायदा है क्रॉस ग्लोब तमाम इक्विटी मार्केट्स भुनाते हुए। आधे % का उछाल यहां पे आता हुआ है निफ्टी में। और आपको याद होगा हफ्ते की हमने बीते फ्राइडे को भी मजबूत क्लोजिंग देखी है, दिन भर वो गैप अप के साथ ओपनिंग हुई, उस गैप को मेंटेन करा और आखिरी 1 घंटे में जाते हुए हमने फिर से बाइंग आती हुई देखी और दिन के हाईस पे सेंसेक्स निफ्टी में 1.25 से 1.5% का उछाल देखने को मिला। निफ्टी ने ऑलमोस्ट 132 अंक जोड़े, 86-83 के लेवल पे जाके हम क्लोज हुए और सेंसेक्स में 350 अंक से ज्यादा की मजबूती थी फ्राइडे को। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी 1.5% का उछाल था। मार्केट ब्रेथ बहुत स्ट्रांग थी, 3:1 का रेशियो, यानी कि जितने शेयर ट्रेड हो रहे थे 3/4 शेयर्स फ्राइडे को हर निशान में बढ़त के साथ कामकाज कर रहे थे। बैंक से सपोर्ट आया, ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी 2% तक का उछाल था फ्राइडे को। ऑटो, ऑयल एंड गैस, ये वो हैवी वेट्स हैं जो बाजार की मदद कर रहे थे। सिर्फ फ्लैट था तो आईटी और फ्लैट था तो टेलीकॉम सेक्टर, अदरवाइज बाकी सारे सेक्टर्स में खरीदारी थी। एक आंकड़ा तो मैं कई दिन से आपको हाईलाइट कर रहा हूं, वो एफआईआईज की कैश मार्केट में खरीद का, और फ्राइडे को भी 436 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में एफआईआईज ने बाइंग करी है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा और शायद ज्यादा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है वो डीआईआईज की खरीद का आता हुआ फ्राइडे को। अब तक डीआईआईज लगातार बेच रहे थे या फिर हल्की बहुत खरीदारी के आंकड़े थे। फ्राइडे को 616 करोड़ रुपए का डीआईआईज की तरफ से, यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से भी खरीदारी करने का आंकड़ा। तो एफआईआईज, डीआईआईज दोनों कैश मार्केट में फ्राइडे को बाइंग करते हुए। ऐसे में आज के संकेत कैसे हैं? ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव, एफआईआई डीआईआई की बाइंग का आंकड़ा आता हुआ, मूड अच्छा है। कल क्रेडिट पॉलिसी भारत में अनाउंस होने वाली है, उससे पहले आज क्या रणनीति हो, एक गैप अप ओपनिंग होने वाली है, फिर भी खरीद डालूं क्या? सीधे चलते हैं सीएनबी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी के पास। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। कैसा ट्रेड सेटअप देख रहे हैं आज के लिए आप? गैप अप ओपनिंग के इंडिकेशंस आ रहे हैं, उसके बाद रणनीति क्या हो सर? गुड मॉर्निंग आशीष। रणनीति ये रखनी चाहिए कि अगर गैप से खुले और शुरुआती आधे 1 घंटे में अगर आप 8,700 के ऊपर टिक जाएं तो फिर और ज्यादा तेजी बनेगी, क्योंकि उसके बाद 8,700 के लेवल्स पर जो कॉल्स में पोजीशंस बनी हुई है, मंदी की जो कॉल्स बेचे गए, वो लोग आकर शॉर्ट कवरिंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शुक्रवार को उछाल तो दमदार हुई है और साल के उच्चतम स्तरों पर क्लोजिंग बेसिस पर हम जाकर बंद हुए हैं और आज खुलते ही एक नया हाई इस साल का ये भी बनने वाला है। तो अब ऐसे में ये बात सही है, जो शॉर्ट्स हैं वो कवर होने के लिए आएंगी। कोई न्यूज फ्लो भले ही बाजार को थोड़ा डिस्टर्ब करे तो करे, अगर किसी तरह का कोई नेगेटिव फ्लो आ जाए, नेगेटिव न्यूज आ जाए तो अलग बात है। अदरवाइज सेटअप एकदम परफेक्ट है, क्लोज मजबूत है, बाजार टेक्निकली काफी स्ट्रांग है, खबरें अच्छी आ रही, कहीं से इस वक्त पूरी खबर तो है नहीं, तो ऐसे में अपसाइड की जगह तो बनती दिखाई है। और इस अपसाइड को ट्रेड करने का सिंपल तरीका ये कि आपको अपना स्टॉप लॉस पहचानना है। वो स्टॉप लॉस अभी चाहे आप डे ट्रेडर हैं चाहे पोजीशन ट्रेडर है, अब शिफ्ट होकर आ गया है 8,600 पर। तो जब तक 8,600 नहीं टूटता है घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर करूंगा भाई, शुक्रवार को निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी ज्यादा बड़ा हो, लेकिन अब भी बैंक निफ्टी में 19,000 के ऊपर की क्लोजिंग आज जरूरी है। तो बैंक निफ्टी थोड़े अहम लेवल पर है, देखते हैं उसे पार कर पाता है। तो बैंक निफ्टी में मेरी राय ये होगी कि खरीदारी करें आप 18,900 के स्टॉप लॉस के साथ 19,150 के लेवल के लिए, और निफ्टी में 8,600 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। 8,750, 8,800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और एक बात, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भरपूर एक्शन आज भी जारी रहेगा। ओके, तो बीते हफ्ते वो जीएसटी बिल पास होने से साथ साथ डर लग रहा था कि कहीं वो मुनाफा वसूली का दबाव, लोग अपनी पोजीशंस को अनवाइंड न करते हुए नजर आए, लेकिन बिल्कुल उस डर के विपरीत होता हुआ आपको नजर आएगा। जैसे अनिल भी हाईलाइट कर रहे हैं, सेटअप परफेक्ट है, टेक्निकल्स मजबूत और साउंड नजर आते हैं और फ्लोज में कोई कमी नहीं आई है। अभी भी भारतीय बाजारों में पैसा आता हुआ, उसका भरपूर फायदा मिलता हुआ और आज भी खरीदारी करने के मौके। इंटरेस्टिंग पॉइंट कि 8700 के ऊपर पहले 1 घंटे में अगर हम टिकते हुए नजर आए तो मंदी के सौदे और कटते हुए नजर आएंगे, शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट मिलेगा और अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आए। शायद 8800 तक के लेवल्स आपको निफ्टी में नजर आ सकते हैं, खरीदारी करने के मौके होंगे। बाजार पे एक और एक्सपर्ट को आगे लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आज के इवेंट्स कैलेंडर पर नजर डाल लीजिए। और आज रिजल्ट्स के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट दिन, हीरो मोटोकॉर्प अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेगा, आइडिया के नंबर्स आने वाले हैं। इसके अलावा डीएफएल, ब्रिटानिया, लोकसभा में ध्यान रखें जीएसटी बिल पेश होना है, जो अपने हेडलाइंस में भी मेंशन करा था। इसके अलावा रियो ओलंपिक्स के पुरुष हॉकी में भारत अर्जेंटीना मुकाबला भी आज होना है।
और अब मेरे साथ हिम सिक्योरिटीज के मनोज सचदेव जुड़ रहे हैं। मनोज जी हाय, गुड मॉर्निंग। और आप तो काफी लंबे अरसे से बुलिश थे, और जब आप टारगेट देते तो मैं थोड़ा डरता था कि बड़े एग्रेसिव टारगेट्स दे रहे हैं, और मोमेंटम वाकई इंटैक्ट है मनोज जी। लगातार भारतीय बाजार में पैसा भी आता हुआ। अब वो चार्ट का सेटअप क्या कहता है, क्या इवेंचुअल टारगेट्स आपको इस मोमेंटम के नजर आते हैं, और आज की रणनीति क्या रखूं? मॉर्निंग आशीष जी, अगर निफ्टी का चार्ट देखें वीकली तो अभी पिछले लास्ट 2 वीक से काफी अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला है। ऊपर में 8750 और नीचे में 8530 का एक बैंड बना हुआ है। मुझे लगता है आज 8750 के ऊपर ही निफ्टी ट्रेड करेगा, तो ट्रेंड अभी भी अपवर्ड है। 8640 के स्टॉप लॉस से निफ्टी को बाय करें। अभी 8790 और 8830 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। एज ऑलवेज मनोज जी बुलिश साउंड करते हुए खरीदारी करने के मौके, और कॉन्फिडेंट हैं कि 8700 के ऊपर ही हम आज ट्रेड करेंगे, 8750 के ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। तो टारगेट्स 8830 तक के आपको निफ्टी पर रखने चाहिए। ध्यान रखें 8640 के स्टॉप के साथ इस पोजीशन को अप्रोच करें। अच्छा मनोज जी, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो तो वो भी शेयर करें प्लीज। जी हाँ, वेदांता को बाय करके चला जा सकता है। इसमें 166 के ऊपर जो है डेली चार्ट पे ब्रेकआउट आया है, तो 164 के स्टॉप लॉस से बाय करें 180 के टारगेट के लिए। दूसरा स्टॉक होगा टीवीएस मोटर का। टीवीएस मोटर में इंट्राडे में 306 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो 298 के स्टॉप लॉस से 320 के टारगेट के लिए बाय करें। ओके, तो निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह, साथ साथ वेदांता और टीवीएस मोटर्स को लेकर मनोज जी बुलिश लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। मनोज जी आपका धन्यवाद। और अब सीधे रुक करते हैं पूजा की तरफ। और पूजा ने भी सुबह सुबह कुछ और एक्सपर्ट से बातचीत करी थी। आज के सेटअप में कौन से स्टॉक्स अट्रैक्टिव लगते हैं पूजा एक्सपर्ट्स को? जी, सुमित बगाड़िया ने हिंडाल्को में बाय कॉल दिया है। इनका मानना है कि अगले कुछ दिनों में 155 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। अगला कॉल बिकवाली का आ रहा है मनीष शर्मा की तरफ से। इन्होंने यूनियन बैंक में बिकवाली करने की राय दी है 125 के टारगेट के लिए, और 142 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। इसके अलावा आखिरी कॉल में हेमंत कपाड़िया ने एचयूएल में खरीदारी करने की राय दी है 934 के टारगेट के लिए, और 919 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय। ओके, तो ये तमाम वो ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए। लेकिन हम लोग कह रहे थे शुरुआत में, आपको याद होगा कि कल क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान होना है, और ज्यादातर लोग मानते हैं कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। जो हमारा पोल था सीएनबीसी आवाज का, जो तमाम बैंकर्स और इकोनॉमिस्ट के बीच में हमने करा है, मैं 17% मानते हैं कि शायद 25 बेसिस पॉइंट्स की कल कटौती होती हुई नजर आए, और 83% का मानना है ऐसा कुछ नहीं। बाकी के पोल के रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पे चलते हुए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो मैंने आपको हाईलाइट करा है। कल शायद एक स्टेटस क्यो, यानी कि कोई बदलाव ना हो कल की पॉलिसी में। लेकिन आज रिजल्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि 2 इंपॉर्टेंट कंपनीज अपने तिमाही रिजल्ट घोषित करेंगी, वो आपकी स्क्रीन पर, हीरो मोटोकॉर्प और आइडिया सेल्यूलर। क्या एक्सपेक्टेड है नंबर से, इस पर बातचीत करते हैं। पूजा तो जुड़ी हुई है, साथ साथ वरुण को भी जोड़ लेते हैं। पूजा, पहले आपके पास ये हीरो मोटोकॉर्प, फ्राइडे को बड़ा तगड़ा मोमेंटम आया था इस स्टॉक में, क्या एक्सपेक्टेड आज नंबर्स स्ट्रांग होने वाले हैं? जी, अच्छे नतीजों का ही अनुमान है हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से। हम उम्मीद कर रहे थे कि मानसून के बाद कंपनी के वॉल्यूम्स में अच्छी वृद्धि दिखेगी, लेकिन उसके पहले ही साल दर साल वॉल्यूम्स में 6% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, तो काफी अच्छा इस बार सेल्स फिगर देखने को मिले कंपनी की तरफ से। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स देखें तो अपने खर्चों पर भी कंपनी ने काफी ज्यादा कटौती की है। मई 2016 में 1% की बढ़ोतरी की है, 1% का प्राइस हाइक लिया था कंपनी ने। और इसके अलावा ये जो तिमाही होती है, इसमें कंपनी अपने एड और मार्केटिंग एक्सपेंसेस पर भी खर्चा कम करती है, तो ये सारे फैक्टर्स मार्जिन में कंट्रीब्यूट करेंगे, जिसमें कि हमारा अनुमान है कि 15% के सामने इस बार 16% के आसपास के मार्जिन फिगर्स देखने को मिल सकते हैं, और मुनाफे में 17% की ग्रोथ देखने की उम्मीद है। इसके अलावा अच्छे मानसून के चलते इस बार रूरल डिमांड को लेकर कंपनी की तरफ से किस तरह का आउटलुक निकल कर आता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। ओके, तो हीरो मोटोकॉर्प से एक्सपेक्टेड है कि कंपनी अच्छे नंबर्स घोषित करेगी, पर ध्यान रखें फ्राइडे को अच्छा उछाल था। पर एक स्टॉक जो लगातार प्रेशर में है वो है आइडिया सेल्यूलर का। साल की शुरुआत हुई थी 160 के लेवल से, और आज देखिए आपकी स्क्रीन पर 106 पे फ्राइडे को ये स्टॉक जाके क्लोज हुआ है। वरुण, आइडिया पर क्या कह रहा है हमारा पोल, क्या एक्सपेक्टेड आज नंबर्स से? आमतौर पर पहली तिमाही टेलीकॉम कंपनियों के लिए कमजोर होती है, और ऐसी कमजोरी आपको आइडिया सेल्यूलर के नतीजों में देखने मिलेगी। कुल आय में महज 1% के आसपास की बढ़त का अनुमान हम लगा रहे हैं। वही कंपनी के जो ओवरऑल खर्चे हैं उसमें कुछ बढ़ोतरी होगी, जिसके कारण कंपनी के मार्जिन्स पे दबाव रह सकता है। हमारा अनुमान है 1 से 1.25% तक कंपनी के मार्जिन्स गिर सकते हैं। वही कंपनी का जो मुनाफा है उसमें भी करीब 15% की गिरावट आएगी। 575 करोड़ से घट के ये 490 करोड़ के आसपास आ सकते हैं। लेकिन सबसे अहम है कंपनी का वॉइस का कारोबार। लगातार 6-7 तिमाहियों तक वहां गिरावट थी, हालांकि पिछली तिमाही में वॉइस कारोबार में कुछ स्थिरता थी।
और इसी तरह की स्थिरता इस तिमाही में भी देखी जा सकती है। वही कंपनी का जो डेटा का कारोबार है वहाँ कुछ हद तक दबाव रह सकता है। डेटा की जो रेवेन्यूज है उसमें करीब 4 से 5% के आसपास की गिरावट आ सकती है। लेकिन मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो सबसे अहम होगी, क्योंकि हाल फिलहाल में कंपनी ने काफी सारी कीमतें घटाई है, उसको लेकर कंपनी का क्या कहना है, साथ ही साथ जो स्पेक्ट्रम के ऑक्शन आने वाले हैं उस पर कंपनी की क्या रणनीति है, ये जानना काफी अहम होगा। तो हीरो मोटोकॉर्प से अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड है। आइडिया टेलीकॉम कंपनीज के लिए सीजनली वीक क्वार्टर होता है, तो इस बार भी नंबर्स में शायद आपको प्रेशर ही देखने को मिले। लेकिन चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे एक्शन वाले शेयर्स, यानी कि आज के टॉप स्टॉक्स इन न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में, जानने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी हेमंत घई के पास। हेमंत हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। कौन से स्टॉक्स रडार पर रहने वाले? वोखाड रखिएगा रडार पर। आज देखिए सबसे ज्यादा फार्मा शेयरों में अगर कोई शेयर गिर सकता है तो वोखाड का स्टॉक है। अंकलेश्वर में जो इनकी एक यूनिट है उसके ऊपर यूएसएफडीए की गाज फिर से गिर गई है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का उल्लंघन कर रहे थे ये, इसीलिए इनको इस तरह का गाज इनके ऊपर गिरी है और ये स्टॉक आज दबाव में रह सकता है। मैक्वायरी जैसे बड़े ब्रोकरेज हाउसेस यहां पर जो लक्ष्य है वो घटा रहे हैं। 1350 का लक्ष्य था उनका, उसको 1015 का कर दिया है और आउट परफॉर्म से रेटिंग घटाकर न्यूट्रल कर दी है। तो इस शेयर पर नजर रखिएगा, आज गैप डाउन ओपनिंग के साथ ये शुरुआत करेगा। जेएसपीएल के लिए अच्छी खबर आती हुई, अमेरिका ने जब से ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटाए हैं उसके बाद से देखिए अब पहली बार इन्होंने ईरान में रेल की पटरी एक्सपोर्ट करना शुरू किया है, तो ये एक पॉजिटिव खबर मानी जाएगी इस कंपनी के लिए। साथ ही वीनस रेमेडीज के ऊपर रखिए नजर, प्रमोटर्स को ये इक्विटी शेयर्स और वारंट्स जारी करेंगे, इसके लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। तो प्रेफरेंशियल बेसिस पर अगर प्रमोटर्स हिस्सेदारी खरीदते हैं, शेयर्स लेते हैं तो उसको बाजार पॉजिटिव मानता है, तो तेजी की सौदा यहां पर हो सकता है आज। साथ ही कैप्लिन पॉइंट 1000 रुपए से ऊपर पहुंच गया था ये स्टॉक और लिक्विडिटी थोड़ी कम थी, तो कंपनी कह रही है कि अब शेयर को स्प्लिट करेंगे, तो स्प्लिट जनरली पॉजिटिव माना जाता है, तो अच्छी खबर इस कंपनी के लिए। डॉक्टर रेड्डीज के लिए भी एक अच्छी खबर आती हुई, हालांकि वो कार्ड के लिए देखिए आशीष खराब खबर है, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज के लिए अच्छी खबर ये कि यूरोपियन यूनियन में करीब 15 दवाएं अब ये एक्सपोर्ट कर पाएंगे अगले 3 सालों के लिए। कि दवाएं बता दूं आपको, हाइपरटेंशन के लिए हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए हैं और माइग्रेन जैसी न्यूमोनिया की दवाएं जो हैं ये अब वहां पर एक्सपोर्ट कर सकेंगे, तो डॉक्टर रेड्डीज के लिए अच्छी खबर आती हुई। ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जिन पर आज रिएक्शंस होंगे। वॉकआउट को छोड़ के बाकी तमाम स्टॉक्स जो हेमंत हाईलाइट करे वो पॉजिटिव खबरें, तो गैप अप और गैप डाउन एक्सपेक्टेड इन तमाम स्टॉक्स में। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट्स पर चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। इसमें बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के डॉक्टर रवि सिंह। पहले आपको बता दूं, कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पर आएगा। मैं पढ़ रहा था एक बार फिर से वो उम्मीदें जाग रही हैं कि ओपेक के बीच में एक फ्रीज का टॉक हो सकता है, यानी कि सप्लाई कर्व करने की, रोकने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि प्राइस को इंप्रूव करने की कोशिश है। पर ध्यान रखें, कच्चे तेल के फंडामेंटल्स में देखा था, अंडरलाइंग फंडामेंटल्स अभी भी कमजोर हैं, तो ये खबरों के चलते जितना उछल रहा है उसको थोड़ा सा कॉन्शियसली आपको ट्रेड करना होगा। सोने में, क्योंकि वो यूएस की जॉब्स रिपोर्ट जो नीरज भी हाईलाइट कर रहे थे बेहद स्ट्रांग आई है, उम्मीद से कहीं ज्यादा जुलाई में नौकरियां जुड़ी हैं, तो उसके चलते ऑब्वियस है कि कच्चे सोने पे दबाव देखने को मिला है और 1336 के लेवल के आसपास सोना इंटरनेशनल मार्केट्स में कामकाज करता हुआ। तो आज रणनीति क्या हो? रवि जी हाय, गुड मॉर्निंग। पहले तो कच्चा तेल बताएं सर, ये जो अटकलें लगाई जा रही है फिर से, इसे सिर्फ महज रूमर्स मान के चलूं, बजमिल मान के चलूं, या एक्चुअली ट्रेड करने के मौके भी बन रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पे आशीष जी एक बार सेल करके रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि ये मोमेंटम है अपसाइड का कि 50 रुपए के स्टॉप लॉस से सेल करके चले तो आज कम से कम 80 रुपए तक का मुनाफा लोअर साइड पे देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल कच्चे तेल में एक बार सेल की रणनीति से जहाँ से ज्यादा फायदा हो सकता है। अच्छा, सोना, ये जो प्रेशर आया है तो जॉब्स रिपोर्ट की चलते आया, टेम्पररी मानूं, खरीदारी करने के मौके ढूंढूं, या दबाव और देखने को मिलने वाला है सर? अभी इंटरनेशनली देखें तो $1320 तक का रेट देखने को मिल सकता है। इंडिया में देखें तो जो 31,250, 300 का रेट है, यहाँ पे एक बार सेल करके चलना चाहिए। लोअर साइड पे वापिस से देखें तो 30,950 तक के रेट देखने को मिल सकते हैं। तो 1320 पे अगर देखें तो एक अच्छा करेक्शन यहाँ पर अभी देखने को मिल सकता है। तो आप सोने में भी, कच्चे तेल में भी बिकवाली करने के मौके ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे में क्योंकि अब वो तो यूएस डॉलर मजबूत हो रहा है, तो रुपए में भी यहाँ पे कमजोरी देखने को मिलने वाली है सर?
रुपये में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल सकती है, वापस से 67 तक के रेट देखने को मिल सकते हैं, तो एक बार 66-75 के रेट पे बाय कर सकते हैं। इस हफ्ते में रुपए में थोड़ी सी वीकनेस बनी रह सकती है। लोअर साइड पे देखें तो 6650 के नीचे शायद रुपया सस्टेन नहीं कर पाएगा। चलिए रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सोने में बिकवाली, कच्चे तेल में बिकवाली और रुपया कमजोर होगा तो खरीदारी करके चलें। लेवल जो रवि जी सुझा रहे हैं, एसएमसी कॉम्प्लेक्स सुझा रहा है, वो आपकी स्क्रीन पर। और जाते थे एसजीएक्स निफ्टी देख लीजिए, मजबूती के साथ इस हफ्ते की शुरुआत होगी ऐसे इंडिकेशंस आते हुए। आधे अब तो 2/3% का उछाल है। अमेरिका का बेहद स्ट्रांग जो जॉब्स रिपोर्ट आया है जुलाई का, उसके बाद ग्लोबली इक्विटी मार्केट झूमते हुए। अच्छी बात कि एफआईआई, डीआईएस दोनों इंडियन मार्केट में शुक्रवार को खरीदारी करके गए। अनिल का मानना है, मनोज सचदेवा का मानना है कि भारतीय बाजार में खरीदारी करने के मौके, और मनोज तो मानते हैं 88-30 तक के लेवल्स के लिए आप यहां पे अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हेमंत और नीरज लेकर आएंगे आपके लिए स्टॉक 2020 में। नमस्कार।